अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? आज मैं नावल का 4th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। ये पार्ट मैं कल देती, बट कल मेरी गला बहुत ख़राब हो गया था तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बट आज मैंने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह आपको कल मिल ही जाएगा। वो लास्ट पार्ट होगा। चलिए, नावल का जनरल कुछ इस टाइप से है कि नावल का हीरो पॉलिटिशियन है, एज डिफरेंस बेस है, बिजनेस टाइकून भी है, बॉस एम्प्लॉय बेस है, इमरजेंसी निकाह बेस नावल है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं रीड किया तो पहले वो रीड कर लें ताकि आपको नावल समझ जाए। वैसे स्टोरी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, और अपने रिव्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। एक खुशगवार सुबह ने सवाबी को नूर बख्शा हुआ था। ये शहर सुबह सवेरे ही बेदार होने वालों में से था। तभी तो छुट्टी के रोज़ भी चहल पहल जारी व सारी थी। दाऊद और अगजई आज उनके साथ ही नाश्ता करने वाले थे। सो अयान सुबह किचन में घुसी नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी तो शौहर को काबू करने के सारे गुण आजमाए जा रहे हैं। खान दिलावर किचन की चौखट पर खड़ा उसकी तेज़ी से चलते हाथों को देख रहा था। अयान ने एक नाराज़ नज़र भाई पर डाली। मुझे उन्हें काबू करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अलबत्ता नायाब भाभी को ज़रूरत है सारे गुण सीखने की। अयान को खूब खबर थी कहाँ दिलावर की सिट्टी गुम होती है। इस वक्त भी वो नफ़ी में सर हिलाते बाहर की जानिब जाने लगा। अरे लाला, इधर आइए ना। उसने फ़ौरन ही उनका बाजू थामा। खान दिलावर ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा था। आप बल वाले पराठे बनाए ना, कितने दिन हो गए हैं आपके हाथ के पराठे खाए हुए। मासूमियत की इंतहा लिए उसने फरमाइश की। दिलावर ने तासुब से उसे देखा था। अपने मतलब के लिए कैसे मासूम बन जाती थी ये लड़की। तुम्हारा शौहर घर आ रहा है तो खुद बनाओ ना उनके लिए, मैं तो अपनी बेगम को बनाकर खिलाऊंगा। उसकी नाक खींचते दिलावर ने सफाचट इनकार किया था। अयान को सदमा ही तो लग गया था, मतलब अब लाला उसकी छेड़छाड़ में नहीं फंसने वाले थे। वो फ़ौरन ही भाग कर उनके सामने आई। बस आज बना देना पराठे प्लीज़, वादा, भाभी के लिए सबसे अच्छी बरी खरीदूंगी। उसने लालच देना चाहा था मगर वो तो उसकी बात पर यूं हंसने लगा जैसे किसी बच्चे को किसी मासूम बात पर हंसाया जाता है। अयान, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस लालच में आऊँगा? उसके बाल बिगाड़ता वो बाहर की जानी बढ़ा था। 10 मिनट बाद किचन में झांको तो खान दिलावर आटा हाथों में लिए पराठे बनाने में मसरूफ़ था। अयान लबों पर शरीर मुस्कुराहट लिए उसके साथ पराठे बना रही थी। अरे अयान, तेल कम लगाओ, पतली पतली लेयर्स काटो। हाँ अब सही है, अब इन सबको आपस में रस्सी की तरह जोड़ दो। खान दिलावर पेड़े बनाने में मसरूफ़ थे जबकि अयान को बेलने पर लगा रखा था। वो जो इससे पराठे बनवाने का इरादा रखते थे अपने ही जाल में फंस गई थी। अयान, इस रस्सी को गोल पराठे बनाओ। वो जूं ही आटे से खेल रही थी, दिलावर के कहने पर मुंह बसोर कर रह गई। अब ये फिर मुझे ही बेलना होगा। उसने मुंह फुलाया था। दिलावर उसकी शक्ल देखकर हंस पड़ा था। जल्दी से बेलो, सीएम सर आते ही होंगे। दाऊद और अगजई का सुनकर वह जल्दी से बेलने लगी थी। खान दिलावर चिमटे की मदद से पराठे पलटते पकाने में मसरूफ़ थे। सुर्ख और गर्मा गर्म पराठों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू सारे घर में फैली हुई थी, मगर इससे भी ज़्यादा ये मोहब्बत और सुकून की महक थी जो सबको मसरूर कर रही थी। दाऊद और अगजई ने अपनी छुट्टी का पूरा दिन अयान के घर पर गुजारा था। वो आज बाहर दुनिया से बिल्कुल कट कर अयान के हमराह एक सादा खूबसूरत दिन गुजारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नियाज़ को भी छुट्टी दे दी थी। मुझे शिद्दत से इंतज़ार है उस दिन का अयान, जब आप हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएंगी। उसके साथ बाहर लॉन में वॉक करते उन्होंने नर्म लहजे में कहा था। अयान की हथेली अपने पसीना दर आया था। वो आज सफ़ेद लिबास में मलबूस उसकी दी गई सिया शाल ओढ़े हुए थे। वो जो सो देखने में मगन थे तभी किसी ख्याल के तहत चौंके। अयान, आपने उस दिन मुझे कॉल क्यों नहीं की? किस दिन? उसी दिन। वो उस दिन की वजाहत ना देना चाहते थे शायद। मैं कॉल करने वाली थी मगर उन लोगों ने मेरा फ़ोन झपट लिया था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ा। वो सर झुकाए हुए नदामत से कह रहे थे। अयान ने तड़प कर उनके हाथ थामे थे। ऐसा ना कहिए खान जी, कुछ तकलीफ़ें हमारी किस्मत में लिखी होती हैं और हमें हर हाल में सहनी पड़ती हैं, फिर चाहे हम कितनी भी एहतियात क्यों ना बरतें। बस इत्मीनान इस बात का है कि वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई है। नर्म लहजे में बोलती वो उन्हें सहरज़दा कर रही थी। दाऊद और अगजई के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट छाई थी। ये लड़की जाने कैसे उनके हर तकलीफ़ को, हर परेशानी को चुटकियों में मिटा देती थी। वो सच में उनका सुकून थी। सवाबी पर रात ने अपने पर फैलाए रखे थे। बाहर हर सिमत खामोशी छाई थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल में अर्ताश पैदा करती थी। ऐसे में सीएम हाउस के ऑफिस रूम से हल्की हल्की रोशनी की लकीरें बाहर आ रही थीं। अंदर झांको तो दाऊद और अगजई फाइल्स पर झुके मसरूफ़ नजर आते थे।
नियाज़ दरवाज़ा खटखटाकर अंदर गया तो उन्होंने एक पल को सर उठाया था, फिर दोबारा वो काम में मसरूफ़ हो गए थे। वो कहवे के ट्रे टेबल पर रखते हुए उनकी जानिब देखने लगा। कभी कभी मुझे आप पर कायदे आज़म का गुमान होता है सीएम सर। कहवे पर और गुड़ का प्याला उनके आगे रखते उसने मुतबस्सिम लहजे में कहा। दाऊद और अक्सई ने चश्मे के पीछे से उससे एक नज़र देखा, फिर कप उठाए वो गोया हुए। वो एक अजीब इंसान थे। अगर तुम्हें मुझ पर उनका गुमान होता है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। उनकी आवाज़ भारी महसूस हो रही थी। नियाज़ ने फ़िक्रमंदी से उन्हें देखा। मगर आपके लिए फ़िक्रमंद हूँ सर। हम लोग आज तक कायदे आज़म से शर्मिंदा होते हैं कि वो इतनी बीमारी की हालत में भी अपना ख्याल रखने के बजाय अपने लोगों के लिए कोशिशें करते रहे। दाऊद और अक्सई ने घूंट भरते गुड़ की डेली उठाई। वो जानते थे अब नियाज़ क्या कहने वाला है। मुझे हमेशा ये कल्क रहा सर कि काश मैं इस वक्त उनका असिस्टेंट होता तो मैं उनका ख्याल रखता, उन्हें यूँ इतनी आसानी से मौत के मुंह में जाने नहीं देता, ना उनकी बिगड़ती हालत का तमाशा देखता। मगर देखे, मैं आपको यूं ही लोगों की फ़िक्र में घुलता देख रहा हूँ, इनकी वजह से आपको तकलीफ़ में मुब्तला होता देख रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। सर झुका लिया था, लहजा अजियत से भर गया था। दाऊद और अक्सई ने शफ़क़त से उसकी जानिब देखा। कौन कहता है कि रहम और एहसास फ़कत औरत की मीरास है। नियाज़ ने हमेशा ही उनका ख्याल हर इंसान से बढ़कर रखा था। ख़ुद पर ज़ब्त पाते उसने सर उठाया। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए सर, आपको अपनी फ़ैमिली का सोचना चाहिए। अब की बार लहजा मजबूत था। मेरा मुल्क भी तो मेरा घर ही है नियाज़, ये लोग भी तो मेरी फ़ैमिली ही हैं। हाँ, टॉक्सिक जॉइंट फैमिली, उसने मुंह बसोर कर कहा था। दाऊद और अक्सई से उसके लहजे पर हंस दिए थे। सही कह रहा हूँ, ये टॉक्सिक जॉइंट फैमिली ही है जो ख़ुद तो खुशबाश रहे मगर आपको सूली पर लटका कर रखे। नखूस से कहते सर झटका था। ऐसे शिकवे तो अयान भी नहीं करती नियाज़, तुम तो रूठी बीवी लग रहे हो। कहवा पीते हुए उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में कहा। अयान के जिक्र पर वो एकदम चौंका, फिर ज़रा सा आगे को टेबल पर झुका। उस दिन मैडम के साथ ज़राक नहीं गया था। उसके बताने पर दाऊद और अक्सई चौंके थे। कप बेसाख्ता ही टेबल पर रख गया था। तो फिर कौन था? और रज़ाक किधर था? माथे की रगें उभरने लगी थीं। उनकी नाक तले इतना सब कुछ हो गया और वो बेखबर रहे। रज़ाक को रशीद चचा ने ग्रॉसरी के लिए भेजा था। उस दिन मैडम के साथ कमाल था। दाऊद और अक्सई ने मुट्ठी भींची। क्या कमाल से इस बारे में सवाल किया कि उसने क्यों लापरवाही की? कमाल कटी पटी हालत में अस्पताल में मौजूद है। दाऊद और अक्सई की आंखें तहरीर से फैली थीं। वो तो सोच भी ना सकते थे कि मामला इतना पेचीदा हो सकता है। क्या उन लोगों ने? नियाज़ ने सफ़ी में सर हिलाया। मामला इतना सीधा नहीं है जितना नज़र आता है। आपने इस बारे में अयान मैडम को बताया? मैं नहीं चाहता कि वो खौफज़दा हो जाए, वो ये समझे कि वो अपने शौहर के घर में ही महफूज नहीं। उन्होंने कहते परेशानी से सर कुर्सी की पुश्त से टिकाया था। नियाज़ के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। उन्होंने सीएम हाउस ना कहा था, अयान के शौहर का घर कहा था। कितना प्यारा एहसास था कि उसके बॉस ने नॉर्मल ज़िंदगी के जानिब कदम बढ़ा दिए थे। इस मामले को फ़िलहाल खामोशी से मुलाहिज़ा करो नियाज़, वरना दुश्मनों को चौकन्ना हो जाएंगे। उन्हें अगला वार करने दो ताकि हम इसी वक्त उनके चेहरों की नकाब हटा सकें। वो यूं ही आंखें मूंदे कह रहे थे। नियाज़ ने परेशानी से उन्हें देखा। वो इतना रिस्क क्यों ले रहे थे? जाने दुश्मन का अगला वार कितना ख़तरनाक होता। मगर सर, अयान की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है। अगर कभी मैं मुश्किल में फंस भी जाऊँ तो भी पहले अयान को महफूज रखना। इसका कोई भी एतराज़ सुने बगैर उन्होंने उसे हुक्म का पाबंद कर दिया था और उनका हुक्म तो नियाज़ के लिए उसकी ज़िंदगी से भी बढ़कर था। खान सफदर के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अयान तो उड़ी उड़ी फिरती थी। अपनी शादी से भी ज़्यादा भाई की शादी की खुशी थी। नायाब खान सफदर के किसी दोस्त की बेटी थी। शर्माई लज्जाई सी ये लड़की अयान को अपने भाई के लिए बेहद पसंद थी। धीमा बोलती, कमगो और मासूम सी नायाब उसके भाई के लिए ये एकदम परफेक्ट थी। भाभी, आपसे आप हमारे भाई की हो गई। दुआए खैर का सुर्ख दुपट्टा उसके सर पर डालते हुए अयान ने झहकते हुए कहा था। इसकी बात पर शर्म से सुर्ख होती नायाब ने सर झुका लिया था, जबकि अयान तो उसकी तस्वीरें बनाती अपने लाला को तंग करने का इरादा रखती थी। अयान की फ़िक्र कहीं दूर जा सोई थी। वो तो अपने लाला की शादी का एक एक पल यादगार बनाना चाहती थी। रात को वो खान सफदर और ज़ुखरुफ खातून के हमराह घर लौटी थी। दिलावर घर पर ही रुका था। अयान सारा रास्ता उसे मैसेजेस करके उसका दिमाग खाती रही थी। उसने उसे नायाब की ढेरों तस्वीरें भेजी थी, मगर किसी में भी वो दिखाई ना दे रही थी। कहीं उसके हाथ दिख रहे थे तो कहीं दुपट्टे में झुका हुआ सर। वो जो धड़कते दिल को संभालते तस्वीरें देखने की चाह में था। अयान की इस हरकत पर सख्त बदमज़ा हुआ। तुम ज़रा घर आओ, तुम्हें सीधा करता हूँ मैं।
उसने गुस्से वाला इमोजी भेजा था, मगर वो अयान ही क्या जो बाज आ जाए। घर पहुंचे तो पूरा घर रोशनियों में नहाया हुआ था। वो हैरान सी गाड़ी से उतरी, अभी से लाइटिंग कर ली है घर में, और मुझे बताया क्यों नहीं। हैरत ज़दा सी वो अंदर दाखिल हुई, मगर घर में दाखिल होते ही उसकी आंखें हैरत से खुल गई थी। दाऊद और अगज़ई सफ़ेद लिबास में मलबूस दरवाजे पर ही नजरें जमाए बैठे थे। खान जी, वो दरवाजे पर ही हैरत से साकित हो गई थी। ज़फ़र खातून ने ताज्जुब से उसे देखते लाकर सोफे पर बिठाया, मगर वो तो इतनी हैरान थी कि उन पर से नज़रें हटा ही नहीं सकी थी। दाऊद और अगज़ई उसकी ये महवियत नोट करते मुस्कुरा दिए। वो बेवकूफ़ लड़की गर्द पेश भुला बैठी थी, और क्यों ना भुलाती, वो पूरे 4 दिन बाद उसे नज़र आए थे। नताशा आ नहीं सकती थी तो इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। वो खान सफदर से मुखातिब थे, आप खुद आए हैं, हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सॉरी अयान, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं अपने इवेंट्स में बाहर के लोगों को शामिल नहीं कर सकता। उन्होंने सुर्ख दुपट्टा टोकरी से उठाते हुए उससे माजरत की। अयान, सब समझती है सीएम सर, आफ्टर ऑल ये इतनी समझदार जो है। दिलावर आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठा, लहजा तो तपा तपा सा लग रहा था। अयान, जो दाऊद और अगज़ई की जानिब मतवज्जह थी, भाई की बात पर मुस्कुराकर सर झुका गई थी। भला दाऊद और अगज़ई उसकी शरारतों से कहाँ वाकिफ़ थे। दाऊद और अगज़ई दुपट्टा उठाए उसके सामने आ खड़े हुए। अयान तो बाकी सब भूल गई थी। कुछ घर वालों की मौजूदगी की वजह से झिझक थी, कुछ अपनी रस्म का एजाज़ था जो दुल्हनों से शर्मा गई थी। दाऊद और अगज़ई ने सुर्ख दुपट्टा उस पर डाला। अयान ने आंखें मीच ली थी। पहली कोई रस्म नहीं हो सकी, मगर मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में कोई हसरत ना रहे। वो ज़रा सा उसके जानिब झुके धीमे लहजे में कह रहे थे। अयान लब दबाए बैठी थी। उनकी बात पर वो मुस्कुरा कर रह गई। भला जैसे दाऊद और अगज़ई मिल गया हो, उसकी और क्या हसरत हो सकती है। वो दुपट्टा नायाब के दुपट्टे से मिलता जुलता था। सामने सुनहरे अल्फाज में दुआए खैर लिखा था। अयान को फितरी झिझक ने आन घेरा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहली बार दुल्हन बन रही हो। कैसा लगा सरप्राइज़? दिलावर ने उसके सर पर हाथ रखते मुतबस्सिम लहजे में पूछा था। ज़िंदगी का सबसे प्यारा सरप्राइज़ है। उसे खुद पर रश्क आया था। रोई ज़मीन पर खुद से खुशकिस्मत और कोई ना लग रहा था। दुआ के लिए हाथ उठाए वो इन लम्हों के अमर होने की दुआ मांग रही थी। दुआए खैर मुबारक हो अयान। इस बार तो दाऊद और अगज़ई को किसी को कहना भी नहीं पड़ा था। वो तो आज उस पर निहाल हो रहे थे। पिछली बार जो लम्हे रह गए थे वो अब पूरे हो रहे थे। वो और ज़्यादा शिद्दत, मोहब्बत और ख़ूबसूरती से तकमील पा रहे थे। सर, आप इतने करीबी लोगों की फैमिली को तो बुला सकते थे ना, फिर इस तरह अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग वापसी के सफ़र पर गामज़न थे जब नियाज़ ने उनसे सवाल किया। वो जो बाहर तारीकी में कुछ खोजना चाह रहे थे, इसकी बात पर मुबहिम सा मुस्कुराए। हाँ, मगर वो ख़ास लम्हे सिर्फ फिर ख़ास नहीं रहते। मुस्कुराते होठों पर उंगली टिकाए हुए वो इस हसीन तस्वीर को अपनी याददाश्त में दोहरा रहे थे। गाड़ी में खामोशी छाई थी। दाऊद और अगज़ई सीट की पुश्त से सर टिकाए आंखें मूंदे हुए थे। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्सा थी, और आंखों के पर्दों पर वो मंजूर पूरी आबोताब के साथ जगमगाने लगा था। शर्माई हुई उनकी अयान उस पर सुर्ख आंचल उड़ाते दाऊद और अगज़ई। मंजर बहुत ही दिलनशीन था। वो अंदर तक सरशार हुए थे। अयान के सर पर चादर दाऊद और अगज़ई के नाम की थी, तो फिर दाऊद और अगज़ई के होते हुए और क्यों डालता कोई भला। अपनी हरकत पर मुस्कुराते हुए वो अब तक जैसे इन लम्हों को जी रहे थे। अयान के संग ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो दाऊद और अगज़ई की दुल्हन थी। इस सबसे ख़ास प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, उसे सबसे ख़ास प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था। और ये तो सभी जानते हैं कि दाऊद और अगज़ई प्रोटोकॉल्स पर कितनी सख्ती से कारबंद रहते हैं। अयान अपने कमरे में बैठी थी। सर पर अब तक वो सुर्ख दुपट्टा था जो दाऊद और अगज़ई ने उस पर डाला था। कितने ही पल वो आईने के सामने महसूस बैठी रही थी। दाऊद और अगज़ई के अल्तफ़ात हमेशा अछूते होते थे, और जब जब वो उसे निछावर होते थे उसे यूं ही मैस्मराइज कर दिया करते थे। कौन कह सकता है कि हमेशा काम और सियासत में ख़ुद को मसरूफ़ रखने वाला दाऊद और अगज़ई का ये पहलू इतना खूबसूरत और इतना अछूता होगा कि अफसानों की भी मात दे जाएगा। पुरसुकून झेल के जैसे गहरा दाऊद और अगज़ई की मोहब्बत भी ऐसे ही होती थी। दिलावर के दरवाजे खटखटाने पर वो अपने ख्यालात से चौंकी थी। जी लाला, नींद नहीं आ रही आकर? अगर तो बाहर आ जाओ। उसके कहते ही बाहर की जानिब बढ़ गया था। अयान खुद पर शॉल लपेटते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई। वो दोनों बहन भाई अब ठंडी हवा के मज़े लेते हुए वॉक कर रहे थे।
इतनी रात को ये लाल दुपट्टा ओढ़कर बाहर आ गई हो अयान, पहले ही चुड़ैल जैसी हो, अब इस दुपट्टे को देखते हुए एक और चुड़ैल झपट पड़ी तो सीएम सर का क्या होगा। लाला वो पैर पटकते हुए चीखी थी। हाँ तो क्या गलत कह रहा हूँ? आप गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप जेलस हो रहे हैं कि नया भाभी भी को तो आप देख भी नहीं सके। और दानस्तन बात अधूरी छोड़ी, दिलावर ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और ये सोचो कि सीएम सर के साथ कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं आया, ना कोई दोस्त ना ही रिश्तेदार। खान दिलावर के कहने पर वो एकदम ही खामोश हुई थी। इस बार तो वाकई कोई भी नहीं था। तभी दिलावर ने उसके सर पर चपत रसीद की। उसने मुंह बसोरे सर उठाया। शुक्र है मैंने कह दिया था कि हमारी अयान समझदार है, वरना तो तुमने अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे ही देना था आज। वो नफ़ी में सर हिला रहा था जबकि अयान ना समझी से भाई को देख रही थी। दाऊद और अगजई जैसे बनते हैं वैसे है नहीं। अयान अब भी नहीं समझी थी, वो यूं ही हूक बनी उसे देख रही थी। बेवकूफ़, वो खुद तुम्हें दुपट्टा उड़ाना चाहते थे, तभी तो किसी को साथ नहीं लाए। अगर औरतें साथ आती तो ये रस्म वो करती। मुझे उसे इन लम्हों का एहसास करवाना चाहता था। उस कूड़ मगज़ को देखकर झुंझला तो गया था। अयान को कई लम्हों तक इस बात समझ ही नहीं आई थी। बेवकूफ़ों की सरदार हो तुम अयान। मेरा निकाह भी दुआए खैर से पहले हुआ होता तो मैं भी सीएम सर का ये स्टाइल कॉपी करता, मगर मुझे तो रखवाली के लिए यहाँ छोड़कर गए थे तुम सब लोग। इस बेवकूफ़ के दिमाग खपाने से बेहतर था कि वो नायाब को कॉल कर लेता। कम से कम वो उसकी तरफ हौक शक्ल तो बनाकर नहीं रखती थी। मगर दुआए खैर से पहले निकाह कैसे हो जाता आपका लाला? दुआए खैर में ही तो निकाह की डेट फिक्स करते हैं। बोलते बोलते उसे एकदम ही दिलावर की बात का एहसास हुआ था। दाऊद और अगजई उस पर अपने नाम की चादर खुद डालना चाहते थे। तभी तो वो जो इन लम्हों को जी कर दुल्हनों सा शर्माई थी, इस वक्त तो पूरी सुर्ख हो गई थी। बेवकूफ़ तो मैं वाकई बहुत हूँ भाई, मेरा बहुत दिल था आने का, मगर सुबहान के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। नताशा लहजे में हसरत समोए हुए दाऊद और अगजई को भी देख कर गई थी, दुखी कर गई थी। उनका इतना ख़ास दिन था और उनकी इकलौती बहन उनसे इतनी दूर थी। इसी की उनकी फैमिली में एक बहन ही तो थी और वो भी उनके इतने ख़ास दिन पर आ नहीं सकी थी। कोई बात नहीं नताशा, सुबहान की पढ़ाई ज़रूरी है, ऐसे बच्चे फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। नताशा अब उन्हें अयान के लिए जो सामान खरीदना था उसकी लिस्ट बनवा रही थी, क्योंकि वो खुद भी अयान के लिए काफ़ी शॉपिंग कर चुके थे, मगर वो अयान को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते थे। तभी नताशा से मशवरा ले रहे थे। वो भाई को यूं घर गृहस्थी में मसरूफ़ देखकर खुश हुई थी। इनका ध्यान बढ़ गया था। अब उनकी तन्हाई बांटने को उनकी ज़िंदगी में अयान मौजूद थी। दिलावर की निगाह पर दाऊद और अगजई ने अयान के शौहर की हैसियत से शिरकत की थी। अयान तो उड़ी उड़ी फिर रही थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो आज घर हर आए गए बंदे के पास दाऊद और अगजई को ले जाती और उससे मिलाते हुए खुश दिली से कहती, अस्सलाम वालेकुम, मैं दाऊद और अगजई, अयान का शौहर। वह जितनी बार उनके मुंह से ये अल्फाज सुन रही थी उतनी ही बार उन पर सदके वारी जा रही थी। उन्होंने बाकी हर पहचान रहने दी थी, बस वही पहचान बताई थी जो उनकी महबूब बीवी को भा रही थी, जो उसे फर्श से अर्श पर पहुंचा रही थी। गो के दाऊद और अगजई की मौजूदगी की वजह से सख्त सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया था, मगर वो अयान की खातिर उसके हर रिश्तेदार, उसकी हर सहेली से मिले थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते। वो अयान के दिल को किस कदर धड़का रहे थे ये बस अयान ही जानती थी। निकाह के गवाहान में शामिल वो आज हकीकी मायनों में खान सफदर का दामाद होने का फ़र्ज़ निभा रहे थे। अयान की नज़रें तो बस उन्हीं पर जमी थी। अयान अपने शौहर की नज़र उतार लेना, इसकी सहेली के टहूके देने पर वो दिल से मुस्कुराई थी। दिल में बेसाख्ता ही माशाल्लाह कहा था। नायाब को लाकर दिलावर के पहलू में बिठाया गया तो अयान को अपने निकाह का लम्हा याद आया। अब चाहे तो हम दोबारा ये लम्हे जी सकते हैं। आप चाहें तो हम दोबारा ये लम्हे जी सकते हैं। वो जाने कब उसके पीछे आ खड़े हुए थे। मैंने ऐसे कब कहा? वो बौखला ही तो गई थी। दाऊद और अगजई अब उसके मुकाबले आते उसका हाथ थाम गए थे। ख्वाहिश तो होगी, मैं सोचता हूँ कि मैं भी कितना बेवकूफ़ था, इतने खूबसूरत लम्हे को महसूस ही नहीं किया, ना आपको ठीक से देखा, ना कोई गिफ्ट दिया। अयान का दिल हथेली में धड़कने लगा था। दाऊद और अगजई उसके मामले में बेइख्तियार होने लगे थे। उन्हें वक्तन अपने रवैये का अफसोस हो रहा था। खान जी, मुझसे पूछे तो इससे प्यारा निकाह शायद ही किसी का हुआ होगा। रोए ज़मीन पर मुझसे खुशकिस्मत शायद ही कोई दुल्हन होगी। वो उनकी जानिब ना देख रही थी, मगर उसकी सारी हसायत उन्हीं की जानिब मतवज्जह थी। निकाह मुबारक हो ज़मे जाना।
नायाब की जानिब झुकते हुए वो मध्यम लहजे में गोया हुआ था। जवाबन नायाब के चेहरे पर शर्मगीन मुस्कान फैल गई थी। पिस्ती रंग में मलबूस वो सर झुकाए हुए बैठी अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश में सरगर्दा थी कि दिलावर ने चुपके से उसका हाथ थामा। नायाब को लगा जैसे दिल उसकी हथेली में मुकीद हो गया है। उसने आहिस्ते से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो जो संजीदा चेहरा बनाए हुए सामने देख रहा था गिरफ्त मजबूत कर गया था। इतने लोगों की नज़र उन पर थी, वो हल्का सा भी झटका देती तो नज़रों में आ जाती। सो सर झुकाए हुए बैठी अपनी हथेली को पसीने में भीगते हुए महसूस कर रही थी। रिश्ता होने के बाद भी दिलावर से उसकी बातचीत ना होने के बराबर थी। पहली बार उसने दुआए खैर की रात उसे कॉल की थी, मगर तब भी उसके लहजे में ऐसी बेबाकी आया ना हुई थी। शायद वो पहले इसके तमाम जुमले हकूक अपने नाम करवाना चाहता था, तभी अब बड़े मज़े से बैठा उसके छक्के छुड़ा गया था। हाथ छोड़िए, धीमे लहजे में उसने आखिरी सही करनी चाहिए थी। वो जो इसकी जानिब मतवज्जा तो यूँ बन गया जैसे सुना ही ना हो। नायाब ने उसके नाखून चबाकर अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा। कुछ कहा क्या? मेरा हाथ? क्या हुआ हाथ को? मेरा हाथ छोड़िए। छोड़ने के लिए थोड़ी ही न था महज़ जाना। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी आपको और लाला आपको भी। आयान तो आज हवाओं में उड़ रही थी, दाऊद और अकज़ई के हमराही में तो वो ज़मीन पर पैर ही नहीं रख रही थी। बहुत मुबारक हो खान दिलावर, भाभी आपको भी। दाऊद और अकज़ई के गंभीर लहजे पर नायाब इतनी कंफ्यूज हुई कि शुक्रिया भी नहीं कह सकी थी, क्योंकि वो कोई आम हस्ती ना था जिससे बात करने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते थे। वो आज खुद उन्हें मुबारकबाद देने आया था। नायाब के तो हाथ पाँव ही फूल गए थे, क्योंकि पहले से जानती थी वो दाऊद और अकज़ई और अयान के बारे में, मगर सुनने में और रूबरू मिलने में बहुत ही फ़र्क था। अयान नायाब का दुपट्टा ठीक करने के बहाने ज़रा सा झुकी थी। लाला, मैं आंटी से इजाज़त लेकर मुलाकात करवा दूंगी, मगर अभी भाभी का हाथ छोड़े, सब देख रहे हैं। वो जो सामने देखते हुए यूँ पोज कर रहा था जैसे नायाब से लाताल्लुक़ बैठा हो। अयान के कहने पर करंट खा कर रह गया, जबकि उसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। नायाब ने मज़ीद अपना सर झुका लिया। तुम्हें क्या तकलीफ़ है अयान? तुम्हें तो अपने शौहर का हाथ पकड़े खड़ी थी। मैंने कुछ कहा क्या? वो दांत पीसते हुए गोया हुआ। अब झटका खाने की बारी अयान की थी, तो उसका भाई आज भी उससे बेखबर नहीं था, तभी तो सर्द आ भरती सीधी हुई थी। हाँ ठीक है, कैरी ऑन, चाहे हाथ पकड़ें या गले लगाएं, अब आपकी ही मलकियत है। बेचारा सा मुंह बनाते हुए उसने कहा था। नायाब उनकी नोक झोंक एंजॉय कर रही थी। इस सब में ये भी ध्यान ना रहा कि हाथ दिलावर ने अब तक छोड़ा नहीं था। अयान चले। दाऊद और अकज़ई की पुकार पर उसने फ़ौरन ही पीछे होते हुए स्टेज से उतर गई थी। दिलावर ने दिल ही दिल में दाऊद और अकज़ई का शुक्रिया अदा किया था, जो इस तूफ़ान को अपने हमरा ले गए थे। अब तो हाथ छोड़िए, अयान ने भी देख लिया है। हक हलाल की बीवी हैं आप मेरी, क्यों हाथ छोड़ दूँ? वो तो मज़ीद मजबूती से हाथ थामकर बैठ गया था। नायाब अब क्या ही कहती उसको। एक रोशन सुबह ने सवाबी को नूर बख्शा हुआ था। आज अयान की शरारतें जाने कहाँ सोई हुई थी। दुल्हन बनकर उस पर खूब रूप आया था। दाऊद की दुल्हन ने लिखा, सुर्ख दुपट्टा ओढ़े, वो आज हमेशा के लिए उनके संग रुखसत होने वाली थी। दाऊद और अकज़ई आज पूरे शान व शौकत से उसे ब्याहने आए थे। पहले ही रस्में भले ही उन्होंने सादगी से की थी, मगर आज तो जैसे सवाबी पर बाहर उतर आई थी। वो परियों की रानी थी, उस रानी की ही तरह वो ले जाने आए थे। मीडिया को उन्होंने आज भी बाज रखा था कि वो अपनी ज़िंदगी की कोई भी लम्हा पब्लिक करने के हक़ में नहीं थे। अयान को अपने नाम का दुपट्टा ओढ़े देखकर वो अंदर तक सरशार हुए थे। उनके पहलू में आकर बैठते तो अयान को लगा जैसे आज ही उनकी हमराही सौंपी गई हो, जैसे आज ही वो उनके नाम हुई हो। एहसासात अजीब होने लगे थे। वो जो सारे फंक्शन में उड़ी उड़ी फिर रही थी, आज लबों पर कफल लगाए बैठी हुई थी। दूसरे सोफे पर नायाब और दिलावर के हमरा बैठा उसके कानों में मोहब्बत की मीठी सरगोशियाँ करने में मसरूफ़ था। आप ठीक है ना अयान? ठीक हूँ, बामुश्किल ही उसकी आवाज़ निकली थी। घूंघट क्या दुपट्टा आगे को मज़ीद खींचा। ठीक नहीं लग रही हैं? अयान ने कुछ कहने के बजाय उनके बाजू को थामा था। वो हद से ज़्यादा नर्वस लग रही थी। इतने लोगों का खुद की जानिब मुतवज्जा होना उसे पजल कर रहा था। दाऊद और अकज़ई ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। रिलैक्स। अयान को थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। उसे लगा जैसे जिस हब्स ज़दा मौसम पर बाहर हो गया है। रुखसती तक दाऊद और अकज़ई उसका हाथ थामे बैठे रहे थे, अंगूठे से उसके हाथ की पुश्त को सहलाते उसे पुरसुकून रखने की लाशऊरी कोशिश भी कर रहे थे। दुल्हन बनी नायाब बेड पर बैठी ही आने वाले लम्हात के बारे में सोच रही थी। वो कि दिलावर का रवैया खासा दोस्ताना था। एक फ़िक्र सी थी आइंदा ज़िंदगी को लेकर।
अस्सलाम वालेकुम। दिलावर अब उसके सामने आ बैठा तो नायाब ने मध्यम लहजे में उससे जवाब दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसके सामने हथेली फैलाई तो नायाब ने झिझकते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अब तो इजाज़त है ना? शुक्र है, वरना मुझे लगा था कि आज भी छोड़ने का कहेंगी। उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ जमाते हुए वो हल्के फुल्के लहजे में गोया हुआ। महकती रात उनके रिश्ते में नए रंग बिरंग भरने लगी थी। अयान पहले भी काफ़ी बार दाऊद और अफज़ई के कमरे में आ चुकी थी, मगर आज तो इस कमरे की मकीन बनने आई थी। हाथ मसलती वो एक बार फिर नर्वस होने लगी थी। दाऊद और अफज़ई कमरे में दाखिल हुए तो उसने सर मज़ीद झुका लिया था। दाऊद और अफज़ई ने ताज्जुब से उसके हाथों की जानिब देखा। वो उंगलियां चटकाते हाथों को सुर्ख कर चुकी थी। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामा। कभी आंखों पर जुल्म करती हैं तो कभी हाथों पर। इसके हाथ को सहलाते उनके दरमियान खामोशी दर आई थी। मैं चेंज कर लूँ? खामोशी से घबराते हुए उसने उठना चाहा था। अगर थकी नहीं है तो कुछ देर ऐसे ही रहें, मैंने अभी ठीक से महसूस भी नहीं किया है। वो उसके हाथों को देख रहे थे। फिर सर उठाते उन्होंने उस पर रखा हुआ दुपट्टा हटाया। मेरी दुल्हन, इतना दिलफरेब एहसास था कि सरशारी उनके हर अंदाज से जाहिर होने लगी थी। उन्होंने उसकी पेशानी अपनी पेशानी से टकराई थी। हर दिन आपसे नए सिरे से मोहब्बत होती है अयान, और हर दिन ये मोहब्बत पहले से शदीद लगती है। अयान के दोनों हाथ थामे वो आज अपने दिल के तमाम हाल कह देना चाहते थे। हाँ, ले आए सीएम सर इस औरत को। सिया कमरा आज फिर वाज़ा हुआ था और वही मर्द फ़ोन कान से लगाए हुए किसी को मुताला कर रहा था। हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। जवाबन कुछ कहा गया था। वो मर्द अज़बात में सर हिलाते हुए मिलने वाले हुक्म की तामील की यकीन दहानी करवा रहा था। दिलकश हवाओं ने गमों को बाज रहने की धमकी दी थी, मगर वो खुद सर झगड़ा नहीं रोंदने पर माइल नजर आता था। खुशबुओं में घिरे घर को साजिश की महक बदबूदार करने की दर पे थी। हुक्म का आका इक्का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। यहाँ से दूर ऑफिस रूम में कॉल की गई थी। कॉल सुनने वाले के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली थी। फ़ोन बंद करते ही उसने पीछे खड़े शख्स की जानिब देखा। सीएम सर को शादी का तोहफा देने का वक्त आ गया है। समझ गया सर, काम हो जाएगा। मुअद्दिब लहजे में कहता हुआ वो बाहर निकल गया था। गाड़ी तेजी से उनके बंगले से बाहर निकली थी। साजिश की बदबूदार महक इस गाड़ी का पीछा कर रही थी। कल का सूरज जाने दाऊद और अफज़ई के लिए कौन सा तूफान लाने वाला था। सीएम साहब, बहुत जल्द ही आपका पता साफ हो जाएगा। वैसे मुझे अफसोस तो हो रहा है, काफ़ी ईमानदार शख्स थे आप, मगर अब भूल गए कि ये सियासत है। यहाँ ईमानदारी जुर्म नहीं, गुनाह है। खिड़की में खड़ा वो शख्स सिगार फूंकते हुए तसव्वुर में उनसे मुखातिब था। कभी यही शख्स उनसे हद दर्जा मरऊब नजर आता था। वो इनके रख रखाव, बातचीत पर पुररोब शख्सियत से हद दर्जा मुतासिर था, मगर सियासत में मरऊबियत का क्या दखल। यहाँ तो कुर्सी की खातिर खून के रिश्ते को भी सूली पर टांग दिया जाता है। अयान अभी नींद की वादियों में गुम थी, जबकि दाऊद और अफज़ई तो उठकर तैयार भी हो चुके थे। आईने में उन्हें उसका ज़रा सा अक्स दिखा तो वो तैयार होते ज़रा एक तरफ को हुए ताकि वो ठीक से उन्हें देख सके। लंबी सिल्की बाल चेहरे पर फैले हुए थे। दाऊद और अफज़ई ने मोहब्बत से ये खूबसूरत मंजर देखा था। उन्होंने पहली बार अयान के खुले बाल देखे थे। इसके बालों को छूना एक दिलफरेब एहसास था। हर वक्त चादर में ढकी छुपी अयान इस वक्त चादर से बेनियाज कंबल में दुबकी पड़ी थी। तैयार होने के बाद वो उसके करीब आते ज़रा सा उस पर झुके थे। उसके माथे को हल्का सा लबों से छूते वो ज़रा पीछे हुए थे। आपके साथ हर लम्हा पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगता है अयान। दाऊद और अफज़ई मोहब्बत से उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए वो सोचते हुए मुस्कुरा दिए। दाऊद और अफज़ई की पूरी ज़िंदगी आप पर कुर्बान। नियाज़, इतनी सुबह सुबह खैरियत? आपसे कुछ काम था। चलो ठीक है, बात करते हैं। क्या हुआ नियाज़, तुम मुझे कुछ परेशान कर रहे हो? मैं नौकरी के लिए रिज़ाइन करना चाहता हूँ सर। उसका लहजा किसी भी एहसास से आरी था, जबकि दाऊद और अफज़ई तो कितने ही लम्हे कुछ बोल ही नहीं सके थे। वो इनका अगर भाई नहीं था तो भाई से कम भी ना था। नियाज़, इस तरह नौकरी छोड़ने का क्या मतलब समझूं? उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो उसे क्या कहें। सर, जल्द ही आपको मतलब समझ आ जाएगा, मगर मैं अब मज़ीद यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। उसके खुद सर लहजे पर दाऊद और अफज़ई सर्द आह भरकर रह गए थे। पहले कभी नियाज़ ने उनसे इस लहजे में बात नहीं की थी, मगर वो उनका मुलाजिम था, अपनी नौकरी के मामले में खुद मुख्तार था। वो उसे रोक नहीं सकते थे। ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुके हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ।
उन्होंने कुर्सी मोड़ ली थी। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकते थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उन्हें बखूबी सुनाई दी थी, मगर उन्होंने कुर्सी का रुख ना बदला था। सवाबी की मधुर हवाओं ने बेबसी से इस खूबसूरत घर पर छाई उदासी को देखा था, जिसे गम के झगड़ों ने जकड़ लिया था। वलीमे का एहतमाम वसी पैमाने पर किया गया था। नियाज़ दाऊद और अक्सई के साथ ही था। वो आज के दिन इनका साथ निभाना चाहता था, मगर अंदाज में वो गर्मजोशी ना थी जो उसकी ज़ात का खासा थी। अयान का बहुत ख़ास दिन था। दाऊद और अक्सई उसे अफसुर्दा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो हर गम भुलाए हुए उसके साथ फंक्शन अटेंड कर रहे थे। सर दुखने लगा था, मगर वो हौसला रख रहे हुए थे। आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। अयान उन्हें देखकर फिक्रमंद हुई थी। भले ही वो उसे नर्म लफ्ज़ों से बहला रहे थे, मगर आज उनकी आंखें वैसे ना चमक रही थी जैसे अयान को देखकर हर बार चमकती थी। बस थोड़ी सी थकावट हो गई है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो हम घर चलते जाते हैं ना, फंक्शन आपकी तबीयत से बढ़कर थोड़ी ना है। अयान का एकदम ही तकरीब से दिल उचाट हो गया था। दाऊद और अक्सई ने मुस्कुराते हुए उसे बाजू से थामा। जब तक आप मेरे पास हैं, मुझे और किसी चीज़ की तलब नहीं अयान। और ये फंक्शन सिर्फ हमारा नहीं, दिलावर और नायाब का भी है। मैं अपनी वजह से उनकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहता। उनके कहने पर अयान ने एक नज़र भाई के चेहरे की जानिब देखा, जो आज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। वो हर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए नायाब के कान में कुछ सरगोशी करता, जिससे नायाब के लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। मंजर इतना दिलकश था कि अयान ने बेसाख्ता ही उनकी खुशियों की दुआ की थी, मगर अगले ही पल वो दाऊद और अक्सई की जानिब मुतवज्जा हुए। लाला समझ जाएंगे, वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। हम घर चलते हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। वो अपनी बात पर मिस्र थी। सजी सवरी उनकी फ़िक्र में गुल थी। वो लड़की दाऊद और अक्सई को दुनिया की सबसे अनोखी लड़की लगी थी, जिस पर उन्हें टूट कर प्यार आया था। तभी मुस्कुराते हुए वो हल्का सा उसकी जानिब झुके। यूँ तो मुझे किसी का खौफ नहीं, मगर इस तरह मैं आपको तकरीब के दरमियान ही ले गया तो जाने लोग क्या समझे। वो क्यों कुछ समझेंगे, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचें। एकदम उसे दाऊद और अक्सई की बात का पस मंज़र समझ आया था। गाल तप उठे थे, जबकि दाऊद और अक्सई लब दबाए हुए मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। अयान ने बौखलाते हुए उस पर से नज़रें हटा लीं। मुझे कहीं नहीं जाना, आप भी इधर ही रुकें, थोड़ी देर में फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। वो नाराज़ लहजे में उनसे मुखातिब सामने देख रही थी। दाऊद और अक्सई समझ रहे थे कि वो अपनी खफत छुपाने को ऐसा कर रही है। तभी पुरसुकून होते हुए वो सीधे हो बैठे। शुक्र के अयान का ध्यान उनकी तबीयत से हट गया था। वो उसे किसी सूरत भी परेशान नहीं करना चाहते थे। जो बात उनका दिल इतना दुखा रही थी, वो बात तो अयान के ढेरों रुला देती, और वो उसे ज़रा भी रुलाना नहीं चाहते थे, और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। वापसी का सफ़र खामोशी से कटा था। नियाज़ ड्राइविंग कर रहा था, जबकि दाऊद और अक्सई सीट की पुश्त से सिर टिकाए आंखें मूंदे हुए थे। वो थके हुए लग रहे थे। अयान ने भी उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था। घर पहुंचकर दाऊद और अक्सई ने पूरे एहतमाम के साथ उसे गाड़ी से उतारा था। वो इतनी ही परेशानियों में भी इसका ख्याल करना नहीं भूले थे। नियाज़ खामोशी से सर झुकाए खड़ा। अयान अगर दाऊद और अक्सई के हमरा ना होती तो उसे सिर्फ उसकी ये गैर मामूली खामोशी खटकती, मगर दाऊद और अक्सई के होते उसे गर्दबाश का ख्याल ही कब रहता था। कमरे में आते ही उसने सैंडल्स उतारी। ऊंची हील्स में उसके पैर दुख रहे थे। अभी वो बेड पर बैठती पैरों को हल्के हाथों से दबाने में मसरूफ़ थी कि दाऊद और अक्सई के लिए गर्म पानी का टब उठा लाए। इसमें पाँव रखें, आराम आ जाएगा। अयान को झटका लगा था। उसने तो ऐसा तासुर तक ना दिया था कि हील्स उसे थका रही हैं, मगर दाऊद और अक्सई शायद उसे इससे भी ज़्यादा जानने लगे थे। वो उसके करीब ही आ बैठे थे। अयान ने उनके कंधे पर सर टिकाया था। दाऊद और अक्सई ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, मेहंदी से सजाया हाथ जिस पर दाऊद की दुल्हन लिखा था। उन्हें खुशगवार एहसास हुआ। ये अल्फाज नहीं, उस कदर भाते थे कि हद नहीं। ये अल्फाज उन्हें इस कदर भाते थे कि हद नहीं। शायद अयान को एहसास था, तभी तो उसने सिर्फ नाम लिखने पर इक्तफ़ा नहीं किया था। मैं जब जब ये अल्फाज देखता हूँ तो लगता है जैसे सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में सिमट आई हो। वो उसके हाथ पर लिखे अल्फाज पर अपनी उंगली ट्रेस कर रहे थे। अयान का दिल हथेली में धड़कने लगा था। वो जिनकी मोहब्बत भरे अल्फाज की हद से ही वो पिघलने लगती थी, अब उनकी अमली मोहब्बत के सामने तो जैसे वो बर्फ़ से पानी हो जाती थी। ठहरे पानियों सी पुरसुकून मोहब्बत, उसमें ज़िंदगी के धनक रंग बिखेरने लगी थी। दाऊद और अक्सई ने भी हर फिक्र परेशानी के ऊपर से पुष्ट डाल दिया था। ये अयान का कमरा था, और यहाँ आने के बाद बाकी दुनिया का हर हक उन पर से ख़त्म हो जाता था। यहाँ सिर्फ अयान ही अयान थी, जिसके सिवा दाऊद और अक्सई को किसी की तलब ना रही थी।
अगले दिन दाऊद औरकज़ई को पार्टी मीटिंग में बुलाया गया था। वो सुबह ही सुबह मीटिंग के लिए निकल गए थे। गाड़ी से उतरते उन्होंने खुद को पुरसुकून किया। दुश्मन शायद वार कर चुका था। अब बस दाऊद औरकज़ई उसके सामने आने का इंतज़ार था। नियाज़ मीटिंग से फ्री होकर यकायक वो बोलते बोलते खामोश हुए। न्याज तो कहीं था ही नहीं। वो तो उन्हें कल ही छोड़कर जा चुका था। गहरी सांस भरते वो हॉल की जानिब बढ़ गए जहाँ उनकी शिकस्त उनकी मुंतज़िर थी। दाऊद औरकज़ई अपनी कुर्सी पर आकर बैठे तो पार्टी सदर ने एक फ़ाइल उनकी जानिब घिसकाई। ये सब क्या है खान साहब? उन्होंने चश्मा पहनते हुए फ़ाइल खोली। वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी। गो के वो दुश्मन के वार से वाकिफ़ थे, मगर वो लोग इस हद तक जाएंगे उन्हें अंदाज़ा ना था। क्या आप इस बात की वजाहत करेंगे सीएम साहब? चबा चबा कर सवाल किया गया था। दाऊद औरकज़ई ने चश्मा उतारा और पीछे को होकर बैठे थे। इस मीटिंग में दाऊद औरकज़ई की किसी हामी को मद्दू ना किया गया था। गो के शेर को अकेला करके उसका शिकार करना चाहते थे। ये बस एक्सीडेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उम्र के साथ तो ये सब बीमारियां साथ चलती रहती हैं। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे थे। वही पुरसुकून बारोब लहजा था जो उनकी ज़ात का खासा था। आप जानते भी हैं कि आपको क्या बीमारी है और इसके साथ आप मुल्क की इतनी अहम जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। आपको अंदाज़ा है कि आपकी इस लापरवाही पर कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो जैसे उन्हें कोई सफाई का मौका देना ही नहीं चाहते थे। हैरत है, हमारे मुल्क में तो ऐसे लोग भी हुक्मरान हैं जिन्हें जानलेवा बीमारियां हैं। वो कभी वेंटिलेटर पर होते हैं तो कभी आईसीयू में, मगर वो तो अपनी सीट नहीं छोड़ते। वो जैसे हैरान हुए थे। वहाँ बैठे लोग पहलू बदल कर रह गए। वो और बीमारियां होती हैं सीएम साहब, और आप भी जानते हैं कि ये सब बस सियासी दावपेच हैं। वो सब भले चंगे होते हैं, मगर आपके केस में तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आप तो सच में दिमागी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं। आप अपनी याददाश्त खो रहे हैं। कई बार आप भूल जाते हैं कि आपको क्या करना है। आपके हाथ कब कँपाते हैं। ज़रा सी टेंशन आप झेल नहीं सकते हैं। इस सब के बावजूद भी आप चाहते हैं कि इतना अहम ओहदा आपको दिया जाए। इन लोगों ने उनकी वो सारी बीमारियां गिनवा दी थी जो आज तक कोई जान ना पाया था। जब घर के भेदी ही दुश्मन से मिल जाएं तो लंका ढाने से कौन रोक सकता है भला। उस दिन गालिबन इसी वजह से आप टर्मिनेशन लेटर पर दस्तखत नहीं कर पाए थे। एमएनए शेर खान को मौका पर वो लम्हा याद आया था। दाऊद औरकज़ई जवाबन कुछ नहीं बोले थे। आज तो उनके साथ नियाज भी ना खड़ा था। वो वार उनके दिल पर किया गया था जिस वजह से झटपटाना भी ना पा रहे थे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? टेबल पर दोनों हाथ रखे, उंगलियां बाहम फंसाए वो संजीदगी से उनके जानिब मतवज्जा थे। देखिए सीएम साहब, अभी ये मामला पार्टी की हद तक महदूद है। कल को अपोजिशन को जानिब से उछाला जाएगा और अपोजिशन इस मामले को किस हद तक उछालेगी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अभी अभी आपकी शादी हुई है। आप यकीनन ये परेशानी नहीं उठाना चाहेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इससे पहले ही एहसान तरीके से इस्तीफ़ा दे दें। हम लोगों से कह देंगे कि आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को वक्त देना चाहते हैं। बज़ाहिर हमदर्द लहजा हकीकत में खंजर लिए हुए था। दाऊद औरकज़ई के लबों पर इज़्ज़तज़्ज़ा मुस्कुराहट फैल गई थी। ठीक है, जब आप लोग फ़ैसला कर चुके हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। इनका मजबूत लहजा एक पल को वहाँ बैठे तमाम लोगों को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। खान साहब, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, ये पार्टी की भलाई के लिए है। पार्टी सदर के लखाजत से कहते दाऊद औरकज़ई ने एक नज़र उस शख्स पर डाली थी। इस पार्टी के लिए उन्होंने इतने साल दिन रात का फ़र्क भुलाकर मेहनत की थी, जिसका सिला ये मिला था। आप फिक्र मत करें, मुझे कोई शिकवा नहीं है। वो जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। सीएम साहब, पार्टी सदर के पुकारने पर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। वो चलता हुआ उन तक आया। आप जानते हैं अगले माह इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को इस बात पर राज़ी करें कि वो वोट हमें ही दें। आप आवाम के हर दिल अजीज़ हैं। आपकी पार्टी छोड़ने पर वोट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लहजे में बेचारगी लिए वो उनसे अपनी आखिरी मतलब भी निकलवा लेना चाहते थे। ठीक है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपनी सीट छोड़ने का ऐलान करूंगा और फिक्र ना करें, वोट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहते साथ ही वो बाहर निकल गए। राहदारी से गुजरते हुए वो एक बार फिर नियाज से कुछ कहने की खातिर पलटे, मगर नियाज की गैर मौजूदगी ने एक बार फिर उन्हें हिज़न में मुब्तला कर दिया था। सर झटकते वो गाड़ी में आ बैठे। हेलो, मैं इस वक्त किसी भरोसेमंद इंसान का साथ चाहता हूँ। क्या आप मुझे आकर मिल सकते हैं? लहजा पहले सा मजबूत ना लग रहा था, तो गोया वो शेर पर कारी वार कर चुके थे। अब बस उसे ढहाना बाकी था। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या आप ठीक हैं? जवाब माथे को मसलते उन्होंने ड्राइवर को एक जगह का एड्रेस बताकर चलने को कहा। कुछ ही दूर जाते एक शख्स उनकी गाड़ी में आ बैठा। क्या आप ठीक हैं? जवाबन उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मुझे इस वक्त किसी मुखलिस की ज़रूरत थी।
जवाबन इस शख्स ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा। उसकी मजबूत लहजे पर दाऊद औरकज़ई ने इस बात में सर हिलाया। दिल का बोझ कुछ कम होता महसूस हुआ था। गाड़ियाँ सिया तारकोल की सड़क पर आगे बढ़ने लगी थीं, जबकि दाऊद औरकज़ई इस शख्स के साथ आगे का लाहिमले अमल तय करने में मसरूफ़ थे। ये उसके ठीक 2 दिन बाद का मंजर था। अयान कोई आर्टिकल लिखने में मसरूफ़ थी कि दाऊद औरकज़ई उसके पास चले आए। तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। इस तरह अचानक कहाँ जाना है? वो हैरान हुई थी। आजकल दाऊद औरकज़ई क्या करते फिर रहे थे, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसे नियाज़ की गैर मौजूदगी के बारे में इस्तफ़सार किया तो भी दाऊद औरकज़ई ने उसे टाल दिया। उनके अंदाज़ आजकल ऐसे थे कि जैसे वो किसी जंग की तैयारी कर रहे हों, जैसे किसी भी वक्त जंग का तबल बज उठे। अयान, मैंने एक फ़ैसला लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दें, बगैर कोई सवाल किए। मैं तो हर मामले में आपके साथ हूँ खान जी। नहीं, मुझे अहद दें कि आप कोई सवाल भी किए बगैर मेरा फ़ैसला मानेंगी। उन्होंने उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया था। अयान का दिल अनहोनी के एहसास से धड़का था। जाने वो क्या करने का इरादा रखते थे जो इससे अहद लेना चाहते थे। एकदम ही उसकी आंखों में नमी चमकी। इसने इस बात में सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया था। दाऊद औरकज़ई को कुछ सुकून महसूस हुआ। अयान को बेचैनी होने लगी थी, मगर वो अहद दे चुकी थी कोई भी सवाल नहीं करने का। गाड़ी में बैठी वो सर झुकाए हुए थी। दाऊद औरकज़ई अपने फ़ोन में मसरूफ़ किसी से बात कर रहे थे। वो मैसेजेस कर रहे थे। तभी अयान को इल्म न था कि वो किससे बात कर रहे हैं। अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे जो ज़िंदगी गिरदाप में फंस गई थी। अभी तो उसके हाथ से मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि अंदेशे उसमें वीरानियाँ उतारने लगे थे। वहशत से घबराते उसने एकदम ही दाऊद औरकज़ई का बाजू थामा। वो जानते थे अयान बेचैन है, मगर इस वक्त वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहते थे सिवाय बाजू के घेरे में लेते पुरसुकून करने के। गाड़ी एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर आकर रुकी थी। वो चादर अच्छी तरह से सर पर जमाए दाऊद औरकज़ई के हमराह गाड़ी से बाहर निकली। मीडिया और इतने लोगों की मौजूदगी ने उसे परेशानी में मुब्तला किया था। जाने अब कौन सा तूफ़ान आया था जो दाऊद औरकज़ई को उसे मीडिया के सामने लाना पड़ा था। वो उनकी मुअय्यत में चलती अंदर दाखिल हुई थी। अंदर मीडिया के कई लोग बैठे दाऊद औरकज़ई का इंतज़ार कर रहे थे कि एक तरफ शायद उनकी पार्टी के लोग बैठे हुए थे। दाऊद औरकज़ई ने अयान का हाथ थामे संजीदगी से उसे स्टेज पर आ बिठाया। अयान को अजीब एहसास ने आन घेरा। एक बार पहले वो स्कैंडल की वजह से यूं ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए थे और उन्होंने तब सबके सामने माफ़ी मांगी थी। अब क्या मामला था? क्या इस बार भी वो किसी स्कैंडल का शिकार हुए थे या फिर वो माफ़ी मांगने वाले थे? दाऊद औरकज़ई के हाथ में मुकीद उसका हाथ कांपा था। पहले तो वो मामला था और था, मगर अब वो उसके शौहर थे। क्या वो ये सह पाती कि दाऊद औरकज़ई सबके सामने किसी बात पर शर्मिंदा होते? वो सर झुकाए खामोश बैठी थी। दाऊद औरकज़ई ने माइक सीट सेट करते हुए बात का आगाज़ किया। आज से 32-24 साल पहले मैं एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। मजबूत मगर सपाट लहजे में बोलना शुरू हुए। अयान ने झटके से सर उठाते हुए उनकी जानिब देखा। वो तो इस मामले पर भी कभी बात नहीं करते थे, तो आज फिर इस तरह सबके सामने क्यों? वो जो सामने देख रहे थे ये खलक थी। उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखा। इसके जानिब देखे बगैर ही वो जानते थे कि अयान का इस कैफियत में मुब्तला है। इस एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी खाई में नीचे जा गिरी थी। मैं खुद भी शदीद ज़ख्मी हुआ था और तब मेरे सर पर शदीद चोटें लगी थीं, जिसकी वजह से मैं 18 महीने कोमा में रहा। कैमरामैन धड़ाधड़ तस्वीरें खींच रहे थे, जबकि बाकी लोग दम साधे हुए दाऊद औरकज़ई को सुन रहे थे। मैं इस एक्सीडेंट से ठीक हो गया, मगर हादसे अपने निशान छोड़ जाते हैं। इस हादसे की वजह से मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है और ये दर्द मेरी याददाश्त पर असर डालता है। उम्र के साथ साथ मेरी याददाश्त पर असर पड़ रहा है। वो ज़रा सांस लेने को रुके। एक सहाफ़ी ने सवाल के लिए हाथ उठाया, मगर उन्होंने उसे तहम्मुल रखने का कहा। बताने का मकसद ये है कि मैं जिस अहदे पर हूँ उस अहदे पर मेरी ये ज़हनी कैफियत नुकसान का बाइस बन सकती है। मुल्की मामूलात पर कोई रिस्क लेने के बजाय मैं अपनी सीट से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। हॉल में चहमगोयाँ शुरू हो गई थी। पार्टी के कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे तारीक हो गए थे, मगर ज़्यादा के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। दाऊद औरकज़ई ने माइक पर ज़रा सा नॉक करते हुए उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह किया। मैं अपनी सीट अपनी बीवी अयान दाऊद औरकज़ई को सौंपता हूँ। वाह वाह, क्या पलटवार किया है। अयान, जो अभी उनकी पहली बात के शौक़ से बाहर नहीं आई थी, दूसरी बात पर तो बिल्कुल ही बेसुध हुई। वो हर तरह से ना सिर्फ इस सीट के मयार के मुताबिक हैं, बल्कि मुझे यकीन है कि वो मेरे बाद इस सीट को अच्छी तरह संभाल सकती हैं। आप जिस तरह मुझ पर एतबार करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वैसे ही मेरी बीवी पर भी एतबार करें और इलेक्शन में अयान दाऊद औरकज़ई को वोट ज़रूर दें।
अयान के जिक्र पर ना सिर्फ उनका लहजा नरम हो चुका था बल्कि चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो अब सहाफ़ियों के सवालों के जवाब शाइस्तगी से दे रहे थे। जहां दाऊद और अगज़ई के हामियों को कुछ हौसला हुआ था, वहीं उनके मुखालफिन के सीनों पर सांप लौटने लगे थे। उन्होंने किनातूस नज़रों से सर झुकाए बैठी लड़की को देखा। फिक्र मत करो, इसे एक दिन में ही चलता कर देंगे हम। पार्टी सदर खुद जो दाऊद और अगज़ई के इस फैसले से बेखबर और सख्त नाला थे, खुद को संभालते उन्हें तसल्ली देने लगे थे। जहां दाऊद और अगज़ई जैसा घाग बंदा उनके सामने टिक नहीं पाया, वहाँ भला ये बेज़र सी आम सी लड़की इनकी क्या उखाड़ लेगी। दाऊद और अगज़ई सवालात ख़त्म हो चुके थे। अब सहाफ़ी अयान से मुख्तलिफ सवाल करते जा रहे थे। वो जो उनके सवालों से ज़रा नर्वस हुई थी, दाऊद और अगज़ई के हौसला देने पर पुरएतमादी से जवाब देने लगी। इसे हमारे मुकाबले पर लाए हैं, जिसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही है। उन्होंने उसके मध्यम लहजे पर चोट की थी। दाऊद और अगज़ई पर इतना गुस्सा था कि बस ना चलता कि गोलियों से भून कर रख दे। बज़ाहिर परामन दिखाई देने वाले इंसान ने कैसे कारी वार किया था उन पर। ना कोई धमकी, ना ही मुखालफत, ताक कर निशाना लगाया था दाऊद और अगज़ई ने। चूँकि ये ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने किया गया था, सो इन्हें मजबूरी में अयान को वेलकम करना पड़ा। वो अब खुश दिली से अयान को मुबारकबाद देते हुए दाऊद और अगज़ई की सेहत के लिए दुआगो थे। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो दाऊद और अगज़ई भी जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। रुके सीएम साहब, पार्टी सदर के दरश्ते से कहने पर वो रुक गए थे। अयान को उन लोगों ने से खौफ आ रहा था। जी कहिए सर, ये सब क्या है? हमने आपको इस्तीफ़ा देने को कहा था, आपने अपनी सीट पर वारिस ला बिठाया। दरिश्ते से कहते हुए वो शख्स उनके सामने आ खड़ा हुआ। दाऊद और अगज़ई ने मजबूती से अयान का हाथ थामा और पुरसुकून लहजे में उनसे मुखातिब हुए। आपने सीट छोड़ने का कहा था, सो मैंने छोड़ दी। हाँ, विरासत के बारे में आपने कुछ नहीं कहा था, सो मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी विरासत का ऐलान कर दिया। मज़े से कहते हुए वो उन्हें आगे तो लगा गए थे। एक बात और अकमल खान साहब, भले ही दाऊद और अगज़ई ने सियासी हथकंडे ना कभी अपनाए हो, मगर ये आपकी भूल है कि दाऊद और अगज़ई इन सब से वाकिफ़ भी नहीं हैं। वो जवाबन कुछ कह नहीं सके। ये दाऊद और अगज़ई का वार था। उम्मीद है पसंद आया होगा, सर्द व सपाट लहजे में कहते हुए वो अयान को लिए बाहर निकल गए। पीछे वो जितना तिल मिलाते उतना कम था। क्या फ़ायदा हुआ दाऊद और अगज़ई के ख़ास लोगों को ख़रीदने का? वो आज भी उनके सामने नाकाबिलियत तस्खीर पहाड़ बनकर खड़े हुए थे। इनका मोहरा नियाज़ नहीं, बल्कि उनकी बीवी अयान थी। हमें उसे अपने साथ शामिल करना चाहिए था। एक एमएनए ने आकर उन्हें कहा तो उन्होंने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। भला नियाज़, सीरियसली बुलाओ उस नियाज़ को, कहाँ मरा हुआ है, पूछो उससे उसकी बीवी की कोई कमज़ोरी बताए हमें। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर हम हार नहीं मान सकते हैं। आग ऐसे लगी थी कि बुझाए नहीं बुझ रही थी। वो सारा रास्ता खामोश रही थी। घर आकर भी यह खामोशी बरकरार रखी। उसने कमरे में बैठी वो हाथों पर लोशन लगा रही थी कि दाऊद और अगज़ई ने कमरे में कदम रखा। अयान यूं ही मसरूफ़ रही। नाराज़ हैं? क्या नहीं होना चाहिए? लहजा बिल्कुल सादा था। वो नाराज़ होकर भी उनसे नाराज़ी नहीं जता सकती थी। मेरे पास बस यही रास्ता था अयान, मैं अपनी सीट किसी मुखालिफ इंसान को सौंपना नहीं चाहता था, किसी मुखलिस इंसान को सौंपना चाहता था जो दाऊद और अगज़ई की सोच को लेकर आगे चले। मैंने हमेशा अपने मुल्क से वफादारी निभाई है। मैं कैसे अपनी जगह किसी ऐसे इंसान को दे देता जो ख़ाइन होता, जो मुल्क से वफादार नहीं होता। मुझे आपसे बढ़कर और किसी पर भी भरोसा नहीं। वो जितने सहर अंगेज़ अल्फाज में उसे कह रहे थे, अयान को अपनी नाराज़गी बरकरार रखना मुश्किल लगा। मगर आपने कहा था कि आपको पसंद नहीं है आपकी बीवी लोगों की नज़रों में, और आप जानते भी हैं सियासत कैसी बदबूदार दलदल है। इसकी बात पर वो सर्द आह भरते हुए उठ खड़े हुए थे। आई एम सॉरी, मुझे पहले आपसे मशवरा कर लेना चाहिए था, आपकी राय लेनी ज़रूरी थी। उनकी बात पर वो तड़प कर खड़ी हुई थी। ऐसा ना कहें खान जी, अयान आपके फ़ैसले पर कुर्बान। मुझे कोई गिला नहीं है, बस मैं इस वजह से खौफजदा हूँ कि आप पर ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी कि आपको ये फ़ैसला लेना पड़ा। उनके सीने से लगते हुए उसने जवाबन कहा। दाऊद और अगज़ई ने मुस्कुराकर उसे खुद में भेजा था। आप मेरा इनाम है अयान। जब मुझे लगता है कि मैं अंधेरों में गुम होने लगा हूँ, आपकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में सवेरा कर देती है। और कोई परेशानी नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा। जब आप मेरे साथ हैं तो दाऊद और अगज़ई हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकता है। उनकी आंखों में नमी चमकी थी। अल्लाह ने उन पर कितना रहम किया था। जब सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी तो अल्लाह ने अयान को उनकी ज़िंदगी का सुकून बनाकर भेज दिया।
ये हकीकत थी कि वो बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला था, मगर अयान के साथ का एहसास उनकी हर परेशानी पर हावी था। तुमने कहा था ये वार कारी होगा, मगर दाऊद और अगजई ने लोमड़ी सी चला के दिखाते हुए बाजी पलट दी है। तुम लोग बेवकूफ़ हो, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे वो सीट हर हाल में चाहिए। अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। तुम सब तो यूं ही निकम्मे हो। फ़ोन के इस पार शदीद इश्तियाल का आलम था। जाहिर है सब कोई ख्वाब एक ही वार में मलिया मेट हो गए थे। इतने अरसे से वो सब मिलकर दाऊद और अगजई को वैसे ना चोट पहुंचा सके थे जैसे दाऊद और अगजई ने अकेले उन्हें पहुंचाई थी कि उनकी रूह भी बिलबिला उठी थी। अयान को ऑफिशियली पार्टी का मेंबर बना दिया गया था। अगले महीने इलेक्शन होने थे। दाऊद और अगजई ने उसे हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह समझा दिया था, मगर अयान को फिर भी खौफ था। वो कभी इतने लोगों के सामने ना गई थी। कजा के जलसे करती फिरती। सब हो जाएगा अयान, बस तुम कोई ब्लेंडर ना करना, बाकी हम तो हैं ही ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। खान सफदर के सभी घर वाले आज उनकी तरफ मदऊ थे। खान दिलावर ने भी उसे खूब हौसला दिया था। अयान, हम सब कल तुम्हारे साथ होंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। नायाब के मोहब्बत से कहने पर उसने उसका हाथ थाम लिया था। भाभी, आप सच कह रही हैं ना? आप साथ ही होंगी ना मेरे? हाँ बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे इतने ख़ास दिन पर हम तुम्हारे साथ ना हो? नायाब ने उसे हौसला दिया तो अयान ने इस बात में सर हिलाया था। खान दिलावर जो कुछ सोच रहा था तभी किसी ख्याल के तहत उसकी आंखें चमकी। अयान, तुम्हें असिस्टेंट की ज़रूरत होगी ना, तो तुम नायाब को अपनी असिस्टेंट बना लो। मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? अरे बेवकूफ़, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, तुम दोनों साथ होगी तो हमें फ़िक्र भी नहीं होगी और तुम दोनों मिलकर सबके छक्के छुड़ा देना। दिलावर के जोश से कहने पर दोनों उसे यूं घूरने लगी जैसे उसका दिमाग सटक गया हो। दिलावर ठीक कह रहा है अयान, नायाब साथ होगी तो हमें फ़िक्र कम होगी और बाहर के लोगों पर हम एतबार भी तो नहीं कर सकते ना। तो क्या आप साथ नहीं होंगे मेरे? अयान की तो सोच कर ही रोना आया था। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ अयान, मगर कुछ मामलात में हमें फ़ैसले लेने पड़ते हैं। उसके पास बैठे उन्होंने उसे समझाया था। अब बस भी करो अयान, देखो तुम दाऊद को परेशान कर रही हो। ज़ुखरुफ खातून ने उसे लताड़ा तो अयान ने मुंह बसुरा। ये मोरे बिना दाऊद और अगज़ई के सामने कितनी अच्छी और शरीफ इमेज बना रखी थी उसने, और मोरे थी कि उनके सामने ही उसे डांटे जा रही थी। नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं अयान की वजह से परेशान नहीं हो सकता कभी, दाऊद और अगज़ई ने मुअद्दिब लहजे में कहा तो खान दिलावर ने अयान को इशारा करते हुए चिढ़ाया। जवाबन वो मुँह बनाते हुए खान सफदर के पास जा बैठी जो उसे खुद से लगाए हुए हौसला दे रहे थे। अयान, सीएम सर को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अगर इस वक्त कमज़ोर पड़ गई तो दाऊद और अगज़ई मुंह के बल गिर जाएंगे। वो तुम्हारे ही बल पर सर उठाए खड़े हैं, इसीलिए बेवकूफ़ी छोड़ो और ख़ुद को मजबूत करो। मैंने कहा था ना कि मलका हमेशा बादशाह से ज़्यादा बहादुर और मामला फ़हम होती है। जब बादशाह कमज़ोर पड़ता है तो चाहे उसकी कितनी भी बड़ी फ़ौज क्यों ना हो, तख्त मलिका को ही संभालना होता है। अगर तुम यूँ खौफज़दा हो जाओगी तो उनकी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मगर लाला, मैं एकदम से कैसे? दाऊद और अगज़ई दुश्मनों के घिरे हुए हैं अयान। तुम वो आखिरी फ़र्द थी जो उनकी जगह लेती, और देखो उनकी दुश्मन उन्हें इस हद तक ले आए हैं। तुम खुद फैसला कर लो कि इस वक्त तुमने अपने खौफ को देखना है या दाऊद और अगज़ई के लिए लड़ना है। खान दिलावर की सख्ती से कहने पर उसे एहसास हुआ कि वो ऐसे बेवकूफ़ी करके उन्हें परेशान कर रही है, ऐसे तो उनका सहारा बनना था। ठीक है भाई, मैं अब नहीं खौफज़दा होंगी, मैं जल्द से अटेंड करूँगी, मैं किसी से खौफज़दा नहीं होंगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है अयान, दिलावर ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए एतमादी से कहा था। अयान, एक बात और, किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी पर ना अपनी कमज़ोरी जाहिर करना और ना ही किसी पर भरोसा करना। सियासत जंग का मैदान है जहाँ बाप बेटे को और बेटा बाप के सीने पर खंजर उतार देता है। खान दिलावर ने उसे वार्न किया था। अयान सर हिलाती हुई अब हर चीज़ को समझने लगी थी। उसे अगर ये जंग जीतनी थी तो खुद को मजबूत बनाना ही था। वो लड़की सीएम सर की कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। उसके दम पर सीएम सर को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। सूटेड बूटेड नियाज आज की मीटिंग में मौजूद उनसे मुखातिब था। तो फिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें? तुमने इतना वक्त इनके साथ गुजारा है, कोई तो कमज़ोरी होगी ना दाऊद और अगज़ई की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दाऊद और अगज़ई खरा इंसान है और ऐसे लोगों की कोई कमज़ोरी नहीं होती है। उसकी बेनियाजी पर वो पेचोताब खाकर रह गए थे। वो उसके अंदाज पर चढ़ गए थे। जवाबन उसने नखों से सर झटका था। मैं बस सच बता रहा हूँ, बाकी रही बात उनकी सोहबत की तो मुझे अपना मुस्तकबिल उनके जैसा नहीं चाहिए। मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए जो उनके सख्त असूलों की वजह से मिल पाना नामुमकिन है। नियाज के लहजे में बेजारी थी। कुछ ही देर में वो उन्हें यहीं छोड़ते हुए अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। ये 13 करोड़ की गाड़ी
इस गद्दारी का सिला थी जो उसने सीएम साहब से की थी। अयान जो कल तक खौफजदा थी, आज लड़ो या मरो के तहत कामयाबी का जलसा कर रही थी, कामयाबी से जलसे कर रही थी। जंग उसकी नहीं थी कि वो झिझकती, ये जंग दाऊद औरकज़ई के लिए थी। वो उनके लिए तो अयान गर्दन भी कटवा सकती थी। दाऊद औरकज़ई शाही लहजा लिए वो अपनी पहली तकरीर से ही बहुत से दिलों में घर कर गई थी। कुछ लोगों ने नेपोटिज्म का भी शोर डाला था। अयान पर कीचड़ भी उछाला गया था कि वो उन सब से हार मानने वाली ना थी। अगले महीने इलेक्शन थे। गो के दाऊद औरकज़ई ने उसके लिए हर मुमकिन आसानी करने की कोशिश की थी, मगर कुछ काम ऐसे थे जो उसे ही करने थे। लगातार दो तीन जलसे करने के बाद जब वो थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई तो दाऊद औरकज़ई ने जर्मनी जाने का इरादा किया था। मगर आप अभी क्यों जा रहे हैं? बाद में हम एक साथ ही चलेंगे ना? वो रो देने को थी। वही तो उसका हौसला थे। अगर इससे दूर चले जाते तो भला कैसे मजबूत रह पाती? मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आप इलेक्शंस जीत जाएं, फिर आपको वर्ल्ड टूर करवाऊंगा। उसका गाल थपकते उन्होंने उसे बहलाने की कोशिश की। पता नहीं वो बहल गई थी या नहीं, अलबत्ता खामोश ज़रूर हो गई थी। दिल में अजीब बेचैनी सी होने लगी थी। वो उन्हें रोकना चाहती थी, मगर दाऊद औरकज़ई का कहना था कि उन्हें नताशा की याद सता रही है, वो इससे अभी ही जाकर मिलना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर वो उनके साथ खड़ी रोने का शक्ल जारी रखे हुए थी। दाऊद औरकज़ई को उसके रोने पर परेशान हो गए थे। अयान, 2-3 दिन की ही तो बात है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उनके सीने पर सर रखे हुए सूसू करती वो इर्द गिर्द लोगों की मतवज्जा कर रही थी। दाऊद औरकज़ई को तो यूं भी किसी तारुफ की ज़रूरत ना थी, और अयान भी आजकल खबरों की जीनत बनी हुई थी। लोग उनकी वीडियो बनाने लगे थे। गो के गार्ड्स ने उन्हें सख्ती से मना किया था, मगर ये आवाम बाज ही कब आती है। चुपके से मोहब्बत भरे ये लम्हे कैमरों में कैद करते वो सोशल मीडिया की जीनत बन चुके थे। बस भी करो अयान, सब देख रहे हैं। यूं मुंह फाड़कर रोगी तो कोई खाक तुम्हें सीरियस लेगा? अपना नहीं तो सीएम सर का ही ख्याल कर लो। खान दिलावर के झड़कने पर वो सूसू करती हुई पीछे होने लगी थी, मगर दाऊद औरकज़ई ने उसके गिर्द बाजू लपेटकर उसे मजीद खुद में समेटा था। इन्हें कुछ मत कहो दिलावर, अयान को दाऊद औरकज़ई का खून भी माफ़ है। मोहब्बत से कहते हुए उन्होंने उसके चादर ढके सर पर लब रखे। लोग ये खूबसूरत मंजर भी कैमरों में कैद कर चुके थे। दाऊद औरकज़ई चले गए तो अयान भी मगूम सी सवाबी लौट आई थी। हाँ, मगर वो सारा रास्ता रोती ही रही थी। मैडम, क्या हम कुछ देर के लिए कहीं रुक जाएं? नहीं, सीएम सर ने कहा है गाड़ी कहीं रुकनी नहीं चाहिए। टिशू नाक से नाक पोंछते हुए उसने इनकार किया। खान दिलावर मुस्कुराहट दबाते हुए बाहर की जानिब देखने लगा। दाऊद औरकज़ई जर्मनी पहुंच चुके थे। उन्होंने अयान को सबसे पहले वीडियो कॉल की थी। जाग रही थी? मुझे लगा सो रही होंगी। रोया रोया चेहरा अब कदरे बेहतर लग रहा था। दाऊद औरकज़ई को थोड़ा इत्मीनान हुआ। नहीं, मैंने फ़्लाइट ट्रैकर ऑन कर रखा था। मैं देख रही थी कि आप कब तक पहुंचेंगे। ऐसे बोलते हुए वो किस कदर दिल फरेब लग रही थी। ये कोई दाऊद औरकज़ई से पूछता। अयान, जज्बात से बुझल आंखें, आवाज़ भारी थी। जी। दाऊद औरकज़ई की पूरी ज़िंदगी आप पर कुर्बान। उनका दिल चाह रहा था कि वो वापस लौट जाए, मगर जिस काम के लिए वो यहाँ आए थे वो बेहद ज़रूरी था। दूसरी जानिब अयान का दिल ज़ोरों से धड़कता था। पलकें हया के बोझ से भारी होने लगी थी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं जल्द ही आपको कॉल करूँगा। और हाँ, अब सो जाइए, मैं खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ। फ़ोन बंद करते हुए वो नताशा के घर की जानिब रवाना हुए। अयान, जो बात करने के बाद सो गई थी, बुरे ख्वाब से डर गई थी। वो इतना भयानक ख्वाब था कि वो मुकम्मल पसीने में शरबूर हो चुकी थी। फ़ोन उठाकर वक्त देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। उसने दाऊद औरकज़ई को कॉल मिलानी चाहिए। वो ऑफलाइन थे। वो अब तक ख्वाब के ज़ेरे असर कपकपा रही थी। दिल में सूरतें पड़ती वो दाऊद औरकज़ई की सलामती की दुआ मांग रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने जाने पर चौंकी। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने दिलावर सुर्ख आंखें लिए खड़ा था। क्या हुआ लाला, सब खैर तो है? अयान, सीएम सर अस्पताल में हैं। उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। दिलावर को देखकर लग रहा था जैसे अभी रो देगा। अयान रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। अभी मेरे सोने से पहले ही उन्होंने कॉल पर कहा था कि वो ठीक हैं। ऐसे कैसे अस्पताल में हो सकते हैं? लाला प्लीज़, आप ऐसा भद्दा मजाक ना किया करें मेरे साथ। वो रोते हुए वहीं फर्श पर बैठ गई। अयान, संभालो खुद को, उठो, हमें जर्मनी जाना है। दिलावर खुद भी खासा मुस्तरब दिखाई देता था। खान सफदर तो जैसे ढह ही गए थे। वो सीएम हाउस तक तो आ गए थे, मगर उठकर बेटी के पास ना जा सके। वो वहीं सोफे पर थके हारे बैठे थे। नायाब ने ही अयान की सारी पैकिंग की थी। अब्बा, अयान रोते हुए खान सफदर के पास आई। उन्होंने नज़रें उठाकर बेटी की जानिब देखा। लाडली बेटी को यूं गम में मुब्तला देखकर उनकी ताकत जैसे निचड़ गई थी।
सब ठीक हो जाएगा अयान, दाऊद भी ठीक होंगे। इसके सर थपकते उन्होंने तसल्ली दी, जो सर झुकाए हुए रोने में मसरूफ़ थे। ज़खरुफ भी दुपट्टा मुंह पर रखे हुए ख़ुद को रोने से बाज रखना चाहती थी, मगर कहाँ मुमकिन था ऐसा। जल्द ही टीवी पर दाऊद और अगज़ई की खबरें नशर होना शुरू हो गई थी। आपको बताते चले नाजरीन, साबिक चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके जर्मनी में तबीयत बिगड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। कुछ ही रोज़ पहले उन्होंने अपनी सीट अपनी बीवी अयान और अगज़ई को सौंपी थी और अब इस तरह वो अचानक अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। सुहेल हमें वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। सुहेल, क्या कहना है आपका कि क्या साबिक सीएम दिलावर ने चैनल बदल दिया? अगले चैनल पर आवाम के दुखी पैगाम चल रहे थे। लोग दाऊद और अगज़ई के लिए सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांग रहे थे। अयान का फ़ोन मुतवातर कॉल से बज रहा था, मगर वो इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती थी। दिलावर के हमरा वो एयरपोर्ट पर रवाना हुई। सारा रास्ता वो सर झुकाए बस रोती रही थी। गाड़ी एकदम ही डगमगाई थी, मगर ड्राइवर ने सराज से गाड़ी संभाल कर। दिलावर के कहने पर ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया, मगर गाड़ी सारा रास्ता यूं ही बैलेंस खोती रही थी। अब तो अयान को भी खौफ महसूस होने लगा था। वो रोना भूल कर दिलावर के हाथ सख्ती से नीचे हुई थी। भाई, हम किसी और गाड़ी में चलते हैं। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां देखकर उसे कुछ हौसला तो हुआ था, मगर वही बात कि अब वो किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती थी। तभी उसके कान में सरगोशी की, फिक्र मत करो, ये एतमाद का बंदा है। दिलावर के कहने पर वो लब भीज गए। अगर वो कह रहा था तो होगा ये वैसा ही, मगर क्या वाकई ही नियाज़ के जाने के बाद भी कोई एतमाद के काबिल रह गया था? सॉरी मैडम, मैं अब एहतियात से चलाऊंगा। भारी लहजे में उसने मौजरत की थी, मगर अयान ध्यान ही कब दे रही थी। ये मुच्छर ड्राइवर तो उससे पहले दिन ही मशकूक लगा था, मगर दाऊद और अगज़ई ने उसे उसका ड्राइवर मुकर्रर किया था। वो कैसे उन्हें मना कर सकती थी? अयान अभी फ़्लाइट में बैठी ही थी कि नियाज़ सामने आ बैठा। आप यहाँ? उसने हैरत से दिलावर की जानिब देखा। जवाबन वो कंधे उचकाकर रह गया। कुछ हिसाब रह गए हैं जो चुकाने ज़रूरी हैं। सुर्ख आंखें भरा ये लहजा खासा मुस्तरब दिखाई दे रहा था। जर्मनी पहुंचते ही वो उनसे अलग गाड़ी की जानिब बढ़ा। आप अस्पताल चले, मैं आता हूँ, संजीदगी से कहते हुए वो दूसरी गाड़ी में जा बैठा था। अयान अस्पताल पहुंची तो दाऊद और अगज़ई से मिलने गई। वो बिल्कुल खामोश, आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। अयान का चेहरा आंसू से भीगा था। हाँ जी। उनके हाथ पर उसने हाथ रखा, मगर वो दाऊद और अगज़ई के जिस्म में जन्बिश नहीं हुई। उन पर बेहोशी तारी थी। आपने कहा था आप अब बंद आंखों से भी मुझसे गाफिल नहीं हो सकते हैं, फिर अभी आप मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं? इनका हाथ थामे वो शिद्दत से रो रही थी। दाऊद और अगज़ई को इस तरह देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। चादर में लिपटी वो लड़की वहाँ आने वाले डॉक्टर्स और नर्सिस को भी गमज़दा कर रही थी। इनकी सर्जरी होनी है। दिलावर बाहर मेज़ के पास बैठा था। वो खासा परेशान दिखाई देता था। वो कल से यहाँ मौजूद था, गो के दाऊद और अगज़ई के लिए उसे डोर धूप ना करनी पड़ी थी, मगर उनकी तबीयत ही हिम्मत निचोड़ लेने के लिए काफ़ी थी। वो खासा निढाल दिखाई देता था। नताशा कहाँ है? डॉक्टर्स के आने पर अयान को बाहर आना पड़ा। रमीज़ उससे एहतराम से मिला था, गो कि वो उम्र में उससे छोटी थी, मगर दाऊद और अगज़ई की वजह से उसका रुतबा पड़ा था। नताशा के जिक्र पर उसने सर्द आह भरी सर झुका लिया था। भाभी, वो सुभान छोटा है और बच्चों को इस तरह अस्पताल लाने की इजाज़त नहीं है, सो वो सुभान के पास घर पर है। अयान तो नहीं, मगर दिलावर उसकी बात पर चौंका था। जहाँ मुल्क की आवाम तक दाऊद और अगज़ई के लिए परेशान हाल नज़र आती थी, हत्ता कि यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी अस्पताल के बाहर मौजूद थे, वहाँ नताशा बिल्कुल ही गायब थी। मगर इस वक्त वो कोई सवाल करके किसी और मसले में उलझना नहीं चाहता था। नियाज़ एयरपोर्ट से सीधा नताशा के घर गया था। बैल बजने पर वो बाहर आई। नियाज़, तुम यहाँ? हाँ, जानता था आप घर पर ही होंगी। वो जैसे इस्तज़ाइया हंसा था। नताशा ने नागवारी से उसे देखते हुए अंदर आने का कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लाउंज में खामोशी से खड़ा था। नताशा उसके पीछे खड़ी होती नागवारी से बोली थी, क्यों किया आपने ऐसा? उसके लहजे में सब कुछ तबाह करने का जुनून था। क्या बकवास कर रहे हो? क्या किया है मैंने? इसकी बात पर वो यूं हंसा जैसे किसी बच्चे की मासूमियत पर हंसा जाता है। नताशा और अगज़ई, तुमने सीएम सर को क्या कहा कि वो अस्पताल पहुंच गए? उसने गन निकालते हुए उसकी कनपट्टी पर रख दी थी। लहजा किसी भी किस्म के एहसास से आ रही था। उसने आज तमाम लिहाज भलाए ताक रख दिए थे। नियाज़, तुम? उसने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। तुम्हें क्या लगा खून सफ़ेद हो सकता है तो क्या वफादारी भी खरीदी जा सकती है? तुम तो पहले दिन से ही सब जानबूझकर। नताशा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि नियाज़ ने ये सब जानबूझकर किया था। बीबी, सियासत से नावाकिफ़ हो तुम अभी। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी इन साजिशों से नावाकिफ़ थे?
क्या भाई साहब पहले दिन से? उसकी आंखों में खून उतर आया था। मुझे तो तुम पर हमेशा से ही शक रहा था। तुम सीएम सर को शादी का कहती थी, मगर कभी तुमने उनकी इस बात पर राजी करने के लिए मेहनत नहीं की। जब वो स्कैंडल का शिकार हुए तो तुम जर्मनी चली आई। क्या तुम जानती नहीं थी कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है? उनके निकाह पर तुम उन्हें नहीं आई, हालांकि तुम्हारे लिए आना नामुमकिन नहीं था। तुमने रशीद चाचा से कहकर उन पर नज़र रखी। वो बेयकीनी से उसकी जानिब देख रही थी। ये शख्स क्या कुछ जानता था उसके बारे में? मैं सिर्फ इसीलिए खामोश था क्योंकि सीएम सर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था तुमसे। मगर फिर तुमने उन पर कारी वार किया। नताशा और अगजई, उसके लहजे में नफरत दराई थी। तुम उनकी बीवी के भरे बाजार में ले आई। दिल तो कर रहा था कि सारी गोलियां ही तुम्हारे जिस्म में उतार दूं। गुस्से से उसने दोबारा पिस्टल उसकी जानिब की थी। नताशा को उससे खौफ महसूस हुआ था। सीएम सर जान गए थे कि वो सब तुमने करवाया है, मगर उन्होंने तुम्हें चांस दिया। उन्होंने तुम्हें शादी में बुलाया, मैडम की शॉपिंग के लिए तुमसे मशवरे लेते रहे, सिर्फ इसलिए कि शायद तुम्हें एहसास हो जाए तुम उनके मुखालफिन से हाथ छुड़वा लो। मगर तुम तो कमज़र्फ निकली नताशा और अगजई। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे ज़िंदा ही गाड़ देता। वो दाऊद और अगजई थे नताशा जो तुम्हें मौका दे रहे थे, मगर मैं नियाज़ हूँ, उन पर जान वार सकता हूँ। वो उनके मुखालफिन की जान निकाल भी सकता था। मैंने जानबूझकर अपने किरदार में झोल पैदा की है ताकि तुम लोग मेरी जानिब मुतवज्जह हो जाओ, और फिर तुम सब ने वही किया। मैं अयान मैडम के स्कैंडल के वक्त जानबूझकर खामोश रहा। मैंने जानबूझकर सीएम सर को देर से बताया सब। मैं तुम्हारे इस साजिश तक पहुंचना चाहता था जिसकी तुमने तैयारी कर रखी थी, और देखो तुमने खुद बता दिया सब। तुम खुद भी तो धोखेबाज हो। तुम दरअसल गिल्टी हो, इसीलिए ये सब कहानी बना रहे हो। वो हिस्ट्राई अंदाज में चीखने लगी थी। नियाज उसकी बात पर हंस पड़ा था। रिज़ाइन का कहना ज़रूरी था, वरना तुम्हारी खबर तुम तक खबर कैसे पहुंचती? तुम्हारी खबरी तुम तक खबर कैसे पहुंचाता? इसकी बेवकूफ़ी का उसने मजाक उड़ाया था। तुम वाकई ही अपने भाई को नहीं पहचानती नताशा और अगजई। तुम्हें क्या लगा दाऊद और अगजई ने कभी सियासत की मक्कारियाँ नहीं अपनाई तो क्या वो उनसे अनजान भी हैं? कठपुतलियों की डोरियां हिलाना उन्हें खूब आता है। इस दिन इस सफ़ेद लिफाफे में रेजिग्नेशन लेटर नहीं, वो रिपोर्ट्स थी। वो प्लान था जो उनके लिए तुम लोगों ने बनाया था। नताशा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। शिकस्त का एहसास उसे रुलाने के लगा था। नियाज ने हिकारत से उसे देखा। ये लड़की हमेशा दाऊद और अगजई की बहन होने का नाटक इसलिए मोहतरम रही थी मगर उसने खुद के लिए जिल्लत का इंतखाब किया था। बदमाश के बदमाशी से नहीं, शरीफों की शराफत से खौफ खाना चाहिए नताशा और अगजई। बदमाश के सभी हथकंडे से इंसान वाकिफ़ होता है, मगर शरीफ जब शराफत का चोला उतार फेंके तो उनका वार सहना नामुमकिन होता है। उन्होंने भी साजिश की, मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा था। मैंने जो भी किया है अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए किया है। हुकूमत पर मेरे बेटे का हक था, लेकिन उन्होंने फैमिली बना ली। वो अपनी औलाद को अपना तख्त सौंप देते तो मेरी औलाद का क्या होता फिर? उसकी शायद सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। वो अपनी गलती पर नादम होने के बजाय गदर तराशने लगी थी। खुदा की कसम कि अगर ये सीएम सर का हुक्म नहीं होता तो तुम्हें मैं कब्र में उतार देता। मगर सीएम सर ने तुम्हें वक्त देने को कहा है। ये तुम्हें देने को कहा था। उसने कहते साथ ही कुछ पेपर्स उसकी जानिब फेंके। नताशा ने बेसाख्ता ही वो पेपर्स उठाए थे। वो प्रॉपर्टी के कागजात थे जो दाऊद और अगजई ने उसके नाम किए थे। सीएम सर ने सारा बिजनेस तुम्हारे नाम बहुत पहले ही कर दिया था। चाहो तो डेट्स देख लो, ये सालों पहले की हैं। सियासत से इसीलिए तुम्हें दूर रखा था कि तुम इस दलदल में ना उतर जाओ जिस सियासत ने उनके वालिदैन छीन लिए, उन्हें दर्दनाक ज़िंदगी दी, और उसका इंतखाब तुम्हारे लिए कैसे करते भला? मगर तुम्हें तो दलदल चाहिए थी। बकवास कर रहे हो तुम। अगर ऐसा होता तो वो अपनी विरासत अपनी बीवी को नहीं सौंपते। वो अब ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। मैडम को उनकी सीट देने का हमने कहा था, वरना तो शायद वो सब छोड़कर मैडम को लिए कहीं दूर जा बसते। मगर मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता था? उसे इस लड़की से इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि शायद ही किसी से हुई होगी। कुछ दिन पहले का मंजर उसकी याददाश्त में लहराया था। सीएम सर, ये जंग आपको हर सूरत जीतनी ही होगी। आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? वो कोई दुश्मन नहीं, मेरी बहन है नियाज। दाऊद और अगजई, क्या आप अपनी बहन से लड़ेगा? उनके अंदाज में बेबसी थी। तो ठीक है, फिर मुकाबले पर उन्हीं की सिन्फ को ले आए। आप अपनी सीट किसी और को देने के बजाय अयान को दे दें। वो मशवरा देने वाला दिलावर था। उस दिन गाड़ी में आकर बैठने वाला शख्स खान दिलावर था, जो इस वक्त भी उनके हाथ पर हाथ रखे उन्हें हौसला दे रहा था।
मेरी बहन बेवकूफ़ ज़रूर है सीएम सर, मगर वो खाइन नहीं है। वो इस सीट को ईमानदारी से संभालेगी। क्या आप इतने बरसों की मेहनत को यूँ किसी इंसान को दे देंगे जो इस गलत इस्तेमाल करे? क्या आप ये सब सह पाएंगे? खान दिलावर की बात में दम था। उन्होंने कुछ सोचते इस बात की हामी भर ली थी कि वो अयान को इस मुश्किल में डालने के हक में ना थे, मगर नियाज़ और दिलावर ने उन्हें यकीन दिलाया था कि अयान को कुछ नहीं होने देंगे। जहां दिलावर ने अयान को अच्छी तरह सब समझाया था, वहीं नियाज़ भेस बदले ड्राइवर के रूप में उसकी हिफाजत पर मामूर था। अयान की हिफाजत दाऊद और अक्ज़ई का हुक्म था। वो मर कर भी इससे गफलत नहीं बरत सकता था। नताशा और अक्ज़ई, ये इतनी दौलत है कि तुम्हारी 7 नस्लों के लिए भी काफ़ी है। उम्मीद है कि आइंदा तुम सीएम सर की ज़िंदगी में दोबारा दखल नहीं दोगी। अस्पताल से फ़ोन आने पर नियाज़ उसे सख्ती से वार्न करता हुआ वहाँ से निकल आया था। वो मज़ीद अगर यहाँ रुकता तो शायद वाकई इस औरत का कत्ल कर देता। अयान तो ये सब सुनकर दंग रह गई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बहन इस हद तक जा सकती है। वो इस सितम पर रो रही थी। दाऊद और अक्ज़ई की ज़िंदगी में पहले क्या कम मुश्किलें थी जो उन्हें इससे भी गुजरना पड़ा। आई एम सॉरी भाभी, मैं इस सब से अनजान था। मुझे पहले भी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वरना मेरे लिए अपने दम पर किसी पार्टी पर ज्वाइन करना मुश्किल ना था। मैं इस मुल्क में अपनी फैमिली को इसीलिए लाया था कि हम इस सब से हटकर एक पुरसुकून और सादा ज़िंदगी गुजारें। जाने नताशा ने अपने लिए ये राहें क्यों चुनी। मुअत्तिब लहजे में रमीज़ ने मुआज़रत की थी। वो उसकी महबूब बीवी थी, उसके बच्चे की माँ थी, और सबसे बढ़कर वो उस इंसान की बहन थी जिनकी शख्सियत से उसे कभी सीधी राह से भटकने ही नहीं दिया था। मगर कितने अफसोस की बात थी, जिनको लोग आइडियलाइज़ करके अपनी राहें दुरुस्त करते थे, उनकी अपनी बहन राह से भटक गई थी। वो उस दिन जब घर आए तो दाऊद और अक्ज़ई अभी ही घर से निकले थे। दाऊद भाई, आप यहाँ अंदर चलकर बात करते हैं। जवाबन उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। सर में उठती टीसें उन्हें बेहाल करने लगी थी। क्या हुआ भाई, आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ, बस ज़रूरी काम है, वहाँ जाना है। वो कहते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़े। रमीज़ सुबहान को घर के अंदर भेजता हुआ भागकर उनके पास आया। चलिए कहीं बैठकर बात करते हैं। दाऊद और अक्ज़ई उससे इनकार नहीं कर सके थे। उनके खून के रिश्ते ने उन्हें दगा दे दिया था, मगर बाकी रिश्तों के मामले में वो खुशकिस्मत वाक़या हुए थे। दाऊद और अक्ज़ई को समझ ही नहीं आया कि वो रमीज़ से क्या कहें। वो उनकी बहन का शौहर था। अगर वो उसे सच बताते तो जाने वो उनकी बहन के साथ क्या सलूक करता। दाऊद भाई, आप बिला झिझक मुझे हर बात बता सकते हैं। हम साला बहनों इससे पहले अच्छे दोस्त हैं। अगर कोई मसला है तो मिलकर हल कर लेंगे, उसने नरमी से कहते हुए उन्हें हौसला दिया। दाऊद और अक्ज़ई ने अपना चश्मा उतारते हुए कहना शुरू किया था। नताशा भाई को देखकर जहां हैरत का शिकार हुई, वहीं खुश भी बहुत हुई थी। उसने सोचा भी ना था कि दाऊद और अक्ज़ई उसे यूं सरप्राइज़ देंगे। सुबहान नहीं है क्या? घर में छाई खामोशी को महसूस करते हुए उन्होंने सवाल किया। नहीं, उसका आज मैच था तो रमीज़ उसे वहाँ लेकर गए हैं। मुझे भी जाना था, मगर अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गई। पानी लाकर उनके सामने रखते हुए उसने खुशदिली से कहा, हाँ मुझे कुछ काम था, तभी ऐसे अचानक आना पड़ा। क्या भाई, मुझे लगा कि मुझसे मिलने आए हैं आप। हाँ तो तुम्ही से तो मिलने आया हूँ, उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए कहा। नताशा को उनका लहजा बदला बदला सा लगा था, तभी मुआवजा बदलने की खातिर गोया हुई थी। तो इस बार भाभी ने भी अपने पेपर्स जमा करवाए हैं आपकी सीट के लिए। आप तो नेपोटिज्म के ख़िलाफ़ थे भाई, मगर अब खुद ही वैसा कर गए। मेरा वारिस चुनना ज़रूरी था नताशा, मैं बरसों की मेहनत को यूं ही बेगरज हाथों में नहीं सौंप सकता था। गिलास उठाते उन्होंने संजीदगी से कहा, अगर ऐसा ही था तो फिर मुझे भी कोशिश करनी चाहिए थी। नताशा के लहजे में शरारत थी, मगर दाऊद और अक्ज़ई उसकी बात पर चौंके थे। गिलास के जानिब पड़ता उनका हाथ रुका था। संजीदगी से उसे देखते वो सीधे हुए बैठे। अयान को अपनी सीट देना मेरी मजबूरी थी नताशा, तुम्हें क्या मेरा फ़ैसला पसंद नहीं आया? ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो उनकी जानिब नहीं देख रही थी, मगर दाऊद और अक्ज़ई उसके चेहरे की जानिब मुतवज्जह थे, जो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। चेहरे के गजालत तन से गए थे। दाऊद और अक्ज़ई के दिल अनहोनी के एहसास से धड़का था। मैं बस कह रही थी कि आपने अपने बरसों के उसूल अयान की खातिर तोड़ दिए। आगे का नावल मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगी। उम्मीद है आप सभी को नावल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।